बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर नंबर 18 का फोर्थ टॉपिक आज हम करेंगे, दैट इज़ ट्रांजिस्टर्स। तो स्टूडेंट्स, हम ट्रांजिस्टर के पॉइंट्स को वन बाय वन मैं पढ़ती जाऊंगी और साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर्स टॉपिक है, इसके साइड पे ये कुछ फिगर्स बनी हुई हैं। इन फिगर्स को यूज़ करके हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन विच इज़ ग्रोन इन सच अ वे दैट इट हैज़ 3 रीजन्स। स्टूडेंट्स, जिस तरह एक पी एन जंक्शन होता है वो एक सिंगल क्रिस्टल से बनता है। इसकी एक साइड को आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी दे के उसको पी रीजन बना देते हैं, दूसरी साइड को आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी दे के एन रीजन बना देते हैं और इस तरह से आप एक पी एन जंक्शन बनाते हैं। अब यहाँ इस केस में ट्रांजिस्टर जो है ये जर्मेनियम या सिलिकॉन के एक सिंगल क्रिस्टल से ही बनता है और इस क्रिस्टल को आप इस तरह से ग्रो करवाते हैं कि उसके एक रीजन में आप करते हैं एन टाइप डोपिंग और 2 रीजन में पी टाइप, या फिर 2 रीजन में आप एन टाइप डोपिंग करते हैं और एक रीजन में पी टाइप। तो ये साइड पर जो फिगर 18.14 और 18.15 है, ये दो आपको ट्रांजिस्टर दिखाए गए हैं। 2 तरह के ट्रांजिस्टर हैं। इस ट्रांजिस्टर की ये साइड जो है एन टाइप है, ये साइड भी एन टाइप है, दरमियान वाली साइड जो है ये पी टाइप है। जबकि नीचे वाला जो ट्रांजिस्टर है इसकी दोनों आउटर साइड्स जो हैं ये दोनों पी टाइप हैं और दरमियान वाली एन टाइप है। इस ट्रांजिस्टर को आप बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर और इस ट्रांजिस्टर को आप बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। अच्छा जी, इन फिगर 18.14 द सेंट्रल रीजन इज पी टाइप विच इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 एन टाइप रीजन्स। यानी इस 18.14 फिगर में जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसमें पी टाइप जो रीजन है ये सैंडविच हुआ हुआ है 2 एन टाइप रीजन्स के बीच में। इस तरह का जो ट्रांजिस्टर है इट इज़ नोन एज एनपीएन ट्रांजिस्टर। इन फिगर 18.15 द एन टाइप सेंट्रल रीजन इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 पी टाइप रीजन्स। यानी सेंट्रल रीजन जो है वो एन टाइप है और आउटर रीजन जो है दोनों वो पी टाइप है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन टाइप जो रीजन है वो सैंडविच हुआ हुआ होता है 2 पी टाइप रीजन्स के बीच में। इट फॉर्म्स ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इस ट्रांजिस्टर को आप पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे। द सेंट्रल रीजन इज नॉन एज बेस एंड द अदर 2 रीजन्स आर कॉल्ड एमिटर एंड कलेक्टर। अब इन दोनों जो ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी है और एक एनपीएन है, इन दोनों के सेंट्रल रीजन को आप बोलेंगे बेस। चाहे पीएनपी हो या एनपीएन, सेंट्रल रीजन को आप हमेशा क्या बोलेंगे, बेस। इसकी ये जो लेफ्ट साइड वाला रीजन होगा इसको आपने बोलना है एमिटर, जिसको कैपिटल ई से शो किया गया है, और इसकी राइट साइड वाले रीजन को आपने बोलना है कलेक्टर। तो इस तरह ट्रांजिस्टर के जो 3 आपने रीजन बनाए थे, 2 एन और एक पी या 2 पी और एक एन, उनमें से दरमियान वाले को आप बोलेंगे बेस और इस साइड वाले को आप बोलेंगे एमिटर और इस साइड पे कलेक्टर। नीचे वाले ट्रांजिस्टर में बिल्कुल इसी तरह से है, दरमियान वाला बेस है, ये एमिटर और ये कलेक्टर। यूजुअली द बेस इज़ वेरी थिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर्स। ये जो बेस रीजन है, पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि एक बहुत ही थिन सा रीजन है, इसकी थिकनेस इतनी कम होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर्स, और इसके अंदर डोपिंग भी बहुत ही लाइट सी हुई भी होगी। द एमिटर एंड कलेक्टर हैव ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। जो एमिटर और कलेक्टर हैं इन दोनों में बेस की निस्बत ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करवाई जाती है। द कलेक्टर इज़ कंपैरेटिवली लार्जर दैन द एमिटर। द एमिटर हैज़ ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एज कम्पेयर टू द कलेक्टर। अब जो बेस है ये तो थिन सा है और इसके अंदर डोपिंग भी लाइटर सी है। जो एमिटर है इसका साइज़ कलेक्टर से स्मॉल होता है, बट इसके अंदर डोपिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है, यानी इसका साइज़ होगा मॉडरेट और डोपिंग इसकी हैवियर होगी। जो कलेक्टर है इसका साइज़ एमिटर की निस्बत लार्जर है, बट इसकी डोपिंग मॉडरेट है, यानी इसकी डोपिंग कलेक्टर की निस्बत कम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एमिटर जो है इसका साइज़ कलेक्टर से थोड़ा सा स्मॉल है, बट डोपिंग ज़्यादा
इसका जो साइज़ है कलेक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट डोपिंग इसकी मॉडरेट है, और दरमियान वाले का साइज़ भी बहुत ही कम है और इसमें डोपिंग की कंसंट्रेशन भी बहुत ही कम रखी गई है। अच्छा जी, इट कैन बी सीन इन फिगर 18.14 एंड 18.15 दैट अ ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैक पीएन जंक्शंस, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। अब स्टूडेंट, एन और पी के दरमियान में एक जंक्शन बना था जब आपने सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ा। अब इस केस में चूँकि 3 रीजन्स हैं तो यहाँ पे 2 बनेंगे जंक्शन, एक इस एन और पी के बीच में या फिर इस दरमियान वाले पी और इस एन के बीच में। तो इसका मतलब है 2 जंक्शन जो हैं वो बैक टू बैक कनेक्टेड हैं। इस केस में भी ऐसे ही होगा, एक जंक्शन ये बना है पी एन और ये एन पी जंक्शन बना हुआ है। तो इस केस में भी वैसा ही हुआ कि 2 पी एन जंक्शन जो हैं वो बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं ना ट्रांजिस्टर। अब आप ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की तरफ आएंगे। इसकी बाइसिंग हम किस तरह से करेंगे? For normal operation of the transistor, batteries VBB and VCC are connected in such a way that its emitter base junction is forward biased and its collector base junction is reverse biased. VCC of much higher value than VBB. Figure 18.15 and 18.15 और 16 और 17 को अब आपने देखना है। अब ट्रांजिस्टर जो थे इसका सिंबल भी साथ बना हुआ है। ये ट्रांजिस्टर है, इसका सिंबल इस तरह से होगा। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो आप इस तरह एक लाइन लगा के यूँ इन लाइंस के थ्रू इसी तरह का इसका सिंबल होगा। एक यूँ लाइन बाहर जा रही है उसको सीधा कर देंगे, यहाँ से यूँ बाहर जा रही है उसको सीधा कर दिया, और ये बेस है जी, ये कलेक्टर और ये एमीटर। एरो आप हमेशा एमीटर पे लगाएंगे। एनपीएन के केस में एरो बाहर निकल रहा होगा और पीएनपी के केस में एरो इनवर्ड होगा। ये करंट के फ्लो को शो करता है। ट्रांजिस्टर के अंदर करंट की जो डायरेक्शन होगी, अगर एमीटर से करंट निकलेगा तो एरो बाहर, एनपीएन के केस में एमीटर से करंट बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो है पीएनपी उसमें करंट इनवर्ड होता है। सो ये एनपीएन का सिंबल है और ये पीएनपी का सिंबल है। इसी सिंबल को अब यूज़ करते हुए इस एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहाँ पे एनपीएन और यहाँ ये जो नीचे वाली फिगर है 18.17, यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग आपको दिखाई गई है। अच्छा जी, अब उन्होंने इस तरह से इसकी बाइसिंग प्रोवाइड की है कि ये बेस और एमिटर, ये बेस एमिटर जंक्शन जो है इसको आपने फॉरवर्ड बाइस करना होता है। और इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग किस तरह से हुई है? यहाँ पे एक बैटरी VBB लगा के। अब देखें NPN के केस में ये एमिटर जो होगा N टाइप होगा, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और बेस जो है ये P टाइप होगी, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो बेस एमिटर जंक्शन क्या हो गया है जी? फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया है। और ये वाली जो साइड होती है कलेक्टर बेस, इसको रिवर्स बाइस करना होता है। चाहे PNP हो या NPN हो, आपने इसको हमेशा इस साइड को रिवर्स और इस साइड को फॉरवर्ड बाइस करना होता है। अब इसको फॉरवर्ड बाइस किया है एक बैटरी VCC लगा के। VCC लगाई आपने, कलेक्टर नेगेटिव N टाइप होगा, उसको आपने बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। बेस जो थी वो P टाइप थी, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। सो हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइसिंग प्रोवाइड कर दी। अब सेकंड यहाँ पे ये बात भी लिखी थी कि VBB की निस्बत VCC जो वोल्टेज है ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू का होगा। तो इसकी रीज़न भी नेक्स्ट जो है पेज पे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्यों बड़ी वोल्टेज का रखा जाता है। अच्छा जी, 18.16 में एक NPN ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को दिखाया गया है। When the transistor has been represented by its symbolic form, इन ट्रांजिस्टर को इसकी सिम्बॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिर उसकी बाइसिंग शो की गई है। जबकि फिगर 18.17 में एक PNP ट्रांजिस्टर जो है उसकी बाइसिंग दिखाई गई है। PNP के केस में यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि इस केस में एमीटर P टाइप होगा और बेस N टाइप होगी। ये वाली साइड फॉरवर्ड बाइस कर दी, ये वाली साइड रिवर्स बाइस कर दी। ठीक हो गया जी। इट मे बी नोटेड दैट पोलैरिटीज ऑफ द बाइसिंग बैटरीज VBB एंड VCC आर ऑपोजिट इन 2 टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। यानी यहाँ आप देखें बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट किया है एमीटर के साथ, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया है एमीटर के साथ। तो ये डिपेंड कर रहा है कि ट्रांजिस्टर की कौन सी टाइप आप यूज़ करें, NPN करें या PNP यूज़ कर रहे हैं। In actual practice, it is the NPN transistor that is generally used, so we will discuss NPN transistor only. अब
एक्चुअल प्रैक्टिस में जो है NPN ट्रांजिस्टर जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो अब हम नेक्स्ट जब भी ट्रांजिस्टर के किसी ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे तो हम NPN ट्रांजिस्टर को ही कंसिडर करेंगे। PNP जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब करंट किस तरह से फ़्लो होगी एक NPN ट्रांजिस्टर में। करंट फ्लो इन अ NPN ट्रांजिस्टर। ये 3 पिक्चर्स बनाई गई हैं। फिगर 18.18 है, ये इसकी A है, ये इसकी B पार्ट है और ये इसका C पार्ट है। यहाँ पे आप देखें जी, ये है एमिटर, ये बेस दरमियान वाला रेड और ये है कलेक्टर। एमिटर बेस को फॉरवर्ड बाइस कर दिया, कलेक्टर बेस को रिवर्स बाइस कर दिया आगे। Figure 18.18a shows a NPN transistor at the instant when the biasing voltage is applied. Electrons in the emitter shown by black dots have not yet entered the base region. ये जो एमिटर है N रीजन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन थी डोपिंग की और यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं कि अभी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस साइड पे फ्लो नहीं हुए। जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो क्या होगा? आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द बाइसिंग वोल्टेज एमिटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। जब आपने यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई कर दी तो ये एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है, जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके दरमियान में जो होता है पोटेंशियल बैरियर वो कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और फिर क्या होता है कि ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके। अच्छा जी, एमिटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड, सो एमिटर इंजेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बेस रीजन। अब चार्ज कैरियर्स किस तरह फ्लो करेंगे कि एमिटर जो अपने अंदर इसके अंदर चार्ज कैरियर्स हैं ये डॉट्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ये बेस के रीजन में एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे बेस में एंटर होंगे तो 2 कंडीशंस होंगी। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस कैन फ्लो इन ईदर ऑफ 2 डायरेक्शंस। 2 डायरेक्शन में ये फ्लो कर सकते हैं, या तो कलेक्टर में ये चले जाएं या फिर ये इस बेस से आउटर साइड पे आके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएं। ये 2 डायरेक्शंस होंगी कि इलेक्ट्रॉन या तो बेस से आउट आ जाएं या फिर बेस से कलेक्टर में चले जाएं। They can either flow out of the base to the positive terminal of VBB or they can be attracted towards the collector because of battery VCC. अब आप देखें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं और कलेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो होगा क्या कि ये वाला जो वोल्टेज है हमने इस वोल्टेज की निस्बत बहुत बड़ा रखा होता है और इसी पर्पस के लिए बड़ा रखा होता है कि बेस में से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो हैं कलेक्टर की तरफ ही आएँ, इस तरफ को ना जाएं। तो ये रीज़न थी कि आपने VCC बैटरी जो है इसका वोल्टेज VBB बैटरी की निस्बत क्यों बड़ा रखा था। अच्छा जी, सिंस द बेस इज़ एक्सट्रीमली थिन, very few electrons manage to recombine with holes and escape out of the base. अब जो इलेक्ट्रॉन आए एमिटर से बेस के अंदर, अब बेस जो है ये P रीजन है, यहाँ पे जो हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होंगे। इलेक्ट्रॉन को तो होल के साथ कंबाइन हो जाना चाहिए, लेकिन हमने बेस की थिकनेस ही इतनी कम रखी हुई है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पे कंबाइन नहीं हो सकेंगे, उनको इतनी जगह ही नहीं मिलेगी कि वो कंबाइन हो सके, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंबाइन होंगे, ज़्यादातर कलेक्टर के इधर अप्लाई किए हुए वोल्टेज की वजह से कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ तक हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एमीटर से और जाएंगे इस तरफ बेस में। बेस में बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो हैं होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे और बहुत कम जो हैं इस साइड पे फ्लो करेंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? इस तरफ को होगा, कलेक्टर की तरफ। Almost all of the free electrons injected from the emitter into the base are attracted by the collector due to the large positive potential VCC. तकरीबन जितने इलेक्ट्रॉन उधर से आए उसमें से बहुत कम जो है रिकम्बाइन होंगे, कोई बहुत ही थोड़े और बहुत ही थोड़े जो हैं वो इधर जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे के सारे इस तरफ को चले जाएंगे ड्यू टू लार्ज वोल्टेज ऑफ VCC. Thus, in a normally biased transistor, due to above mentioned flow of electrons, we can say that an electronic current IE flows from the emitter into the base. A very small part of it current
IB flows out of the base, the rest of it IC flows out of the collector. तो अकॉर्डिंग टू दिस एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होगी IE एमिटर करंट वो जो है वो एमिटर करंट जो है वो चला जाएगा बेस में बहुत थोड़ा सा करंट IB जो है इधर आउटर साइड पे आएगा और ज़्यादा जो करंट है वो कलेक्टर की तरफ चला जाएगा IC बन के. सो दी रेस्ट ऑफ इट IC फ्लोज आउट ऑफ द कलेक्टर. तो जो ज़्यादा अमाउंट है वो कलेक्टर से बाहर निकलेगी. हाँ जी, तो ये पहली पिक्चर में आपको दिखाया गया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं. अभी जब इसको फॉरवर्ड बाइस किया गया तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स बेस रीजन में आ गए और देन क्या होगा थर्ड स्टेप में वो इलेक्ट्रॉन्स बेस रीजन से कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे. यहाँ एरो से आपको दिखाया गया है कि करंट बेस करंट बहुत थोड़ा इस तरफ को आ रहा है, यानी सिर्फ 2 ही एरोज हैं तकरीबन इधर, और ज़्यादा जो है बेस करंट वो कलेक्टर की तरफ फ्लो कर गया है. The flow of conventional current is shown in figure 18.20. अब जो ये ट्रांजिस्टर के अंदर हो रहा था कि एमिटर से करंट निकला, बेस में गया और फिर कलेक्टर की तरफ चला गया, वो आपको इस फिगर में दिखाया गया 18.19 में, जबकि जो कन्वेंशनल करंट यानी बैटरी की डायरेक्शंस हैं वो फिगर 18.20 में दिखाया गया. तो यहाँ पे आप देख लें ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होगा, करंट जा रहा है जी एमिटर से बेस की तरफ, फिर बेस से थोड़ा सा करंट बाहर निकलेगा और फिर बेस से कलेक्टर की तरफ जाएगा. जबकि कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होगी कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है जी, यहाँ से करंट निकलेगा बेस की तरफ, बेस से एमिटर की तरफ, और यहाँ कलेक्टर में इस तरफ, यानी कि ये डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी कन्वेंशनल करंट से ट्रांजिस्टर की करंट के. अच्छा जी, द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज़ शोन इन फिगर 18.20, वो भी हमने देख लिया. इन फ्यूचर वी विल यूज़ कन्वेंशनल करंट ओनली फ्रॉम द फिगर, इट कैन बी सीन दैट. अब हमने जी फ्यूचर में कन्वेंशनल करंट वाली डायरेक्शन को यूज़ करना है, जबकि ट्रांजिस्टर की इक्वेशन जो बनी अकॉर्डिंग टू ट्रांजिस्टर ऑपरेशन IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, क्योंकि कलेक्टर और बेस में उतना ही करंट जाएगा जो कि एमिटर में से एमिट होगा. तो एमिटर का करंट जो होता है ये एक्चुअली कलेक्टर प्लस बेस करंट के इक्वल होगा. एज वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ द बेस, सो IB इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू IC. It is also found that for a given transistor, the ratio of collector current IC to base current IB is nearly constant. अब ये बात यहाँ पे लिख दी गई है कि IB में से बहुत ही स्मॉल करंट बाहर निकलेगा, ज़्यादा करंट जाएगा किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ. तो दैट मीन्स के ऑलमोस्ट कलेक्टर और बेस करंट जो है वो तकरीबन इनकी रेशो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट ही होनी चाहिए, क्योंकि बेस का तो पार्ट ही बहुत कम है. तो इनकी रेशो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए. जितना मतलब बेस में आया करंट वो तकरीबन सारे का सारा कलेक्टर में चला जाएगा. तो इनकी रेशो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए. तो ये 2 इक्वेशंस हैं. ये होती है जी करंट इक्वेशन ट्रांजिस्टर की, फंडामेंटल इक्वेशन जो हर किस्म के ट्रांजिस्टर पे अप्लाई होगी, और इसको बोलते हैं आप करंट गेन. द रेशो बीटा, ये बीटा के इक्वल होती है. द रेशो बीटा इज कॉल्ड करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर. इट्स वैल्यू इज़ क्वाइट लार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स. इसकी वैल्यू जो है बहुत ही बड़ी होती है. दीज आर दी फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ ऑल दी ट्रांजिस्टर्स. ये 2 जो इक्वेशन पीछे आपने पढ़ी हैं, ये इक्वेशन 18.2 और 18.3, ये हर किस्म के ट्रांजिस्टर पे अप्लाई होंगी, ख्वाह वो PNP हो या NPN हो. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल 18.1. in transistor has a collector current of 10 milliampere and a base current of 40 microampere. What is the current gain of the transistor? तो ये हंड्रेड्स में आना चाहिए. तो आपने बीटा जो है करंट गेन आपको पता है ऊपर लेना है आपने कलेक्टर करंट और नीचे आपने लेना है बेस करंट. तो कलेक्टर करंट की ऊपर रखें वैल्यू और बेस करंट की नीचे रखें, तो आपके पास आंसर आएगा 250. इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये इटसेल्फ रेशो है बिटवीन 2 करंट्स. सो करंट गेन आपने निकाल लिया ट्रांजिस्टर का 250. तो स्टूडेंट ये था आपका ट्रांजिस्टर आज का टॉपिक. और यहाँ आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये ट्रांजिस्टर जो है ये इसका नाम होता है BJT, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसके अंदर 2 जंक्शंस बनते हैं
एन पी पी एन, 2 पी एन जंक्शन मतलब इसके अंदर बनते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक रीजन पी को या एन को 2 ऑपोजिट रीजन्स के बीच में सैंडविच किया होता है। तो ये एक बीजेटी ट्रांजिस्टर की ही टाइप्स हैं। ये जो 2 हमने ट्रांजिस्टर यहाँ पे पढ़े हैं, ये बीजेटी ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे पास। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको इसकी समझ लगी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो।